रीफॉर्मिंग ऑफ गैसोलीन क्या है? रीफॉर्मिंग मतलब मॉडिफिकेशन इन स्ट्रक्चर ऑफ गैसोलीन। क्योंकि यहाँ पर हम लिक्विड फ्यूल की बात कर रहे हैं और लिक्विड फ्यूल में भी हमने प्राइमरी फ्यूल पहले हमने डिस्कस कर चुके हैं। अब जितना भी हम जो भी डिस्कस कर रहे हैं सेकेंडरी फ्यूल के बारे में बता रहे हैं इसमें कि जो गैसोलीन है, गैसोलीन मतलब पेट्रोल, पेट्रोल को हम और अच्छी क्वालिटी का कैसे बना सकते हैं, क्योंकि पेट्रोल बहुत जगह काम में आता है। तो उस पेट्रोल को हम कैसे अच्छी क्वालिटी का बना सकते हैं, तो ये जो पेट्रोल बोल लो या फिर गैसोलीन बोल सकते हैं हम इसको, एक ही बात है। तो एग्जाम में इस पे क्वेश्चन आता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि राइट शॉर्ट नोट ऑन रिफॉर्मिंग ऑफ गैसोलीन। तो रिफॉर्मिंग ऑफ गैसोलीन जब आएगा तो आपको ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि कितने टाइप्स के होते हैं और जो हम मॉडिफिकेशन करते हैं गैसोलीन में उसकी रिएक्शंस क्या क्या होती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आरटीओ में पूछा गया है। स्पेशली जब मैं ये कह रही हूँ कि ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, आरटीओ एग्जाम में और बीटीओ एग्जाम में भी पूछा गया है, क्योंकि आरटीओ और बीटीओ का सेम सिलेबस है। तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिफॉर्मिंग, गिव सम रिएक्शंस। तो अब आप रिएक्शंस यदि आपको याद नहीं होगी तो आप उसको कैसे लिख सकते हो, तो ये रिएक्शन याद होना बहुत जरूरी है। कोई भी ऐसा टॉपिक हम ना छोड़ें जो कि इम्पॉर्टेंट है। इसलिए मैं टॉपिक कोई भी जो मैं पढ़ाती हूँ उसको उससे पहले मैं बता देती हूँ कि इसमें क्वेश्चन क्या बनने वाला है। तो रिफॉर्मिंग ऑफ गैसोलीन जो है, रीफॉर्म वापस से उसको बनाना, यानी कि उसमें कुछ चेंजेस करना। तो रीफॉर्मिंग ऑफ गैसोलीन का मतलब है मॉडिफिकेशन इन स्ट्रक्चर ऑफ गैसोलीन। अब जो ये रिफॉर्मिंग होते हैं ये दो तरीके से हो सकता है। जो हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं स्ट्रक्चर में, गैसोलीन के स्ट्रक्चर में हम मॉडिफिकेशन जो करेंगे वो दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो है थर्मल रिफॉर्मिंग और दूसरा है कैटालिटिक रिफॉर्मिंग। अब थर्मल रिफॉर्मिंग जो है उसका मतलब ये हुआ कि उसमें हम केवल टेम्परेचर दे रहे हैं, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे उसमें जो गैसोलीन जो है उसको उसके स्ट्रक्चर में चेंज करेंगे, मॉडिफिकेशन करेंगे। तो वो कितना टेम्परेचर होगा, इसमें कोई कैटलिस्ट नहीं है। थर्मल रिफॉर्मिंग इसका टेम्परेचर है 500 से 600 डिग्री सेंटीग्रेड विदाउट कैटलिस्ट, कोई कैटलिस्ट हम यूज नहीं कर रहे। और जो गैसोलीन स्ट्रक्चर है उसमें मॉडिफिकेशन, गैसोलीन स्ट्रक्चर इज मॉडिफाइड और रिफॉर्म। तो वो कितने टेम्परेचर पे रिफॉर्म होता है, मॉडिफाई होता है, 500 से 600 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे थर्मल रिफॉर्मिंग में। तो जो इसमें जो स्ट्रक्चर आएगा, पहले जो गैसोलीन था और अब जो हमें गैसोलीन मिलेगा वो थोड़ा बेटर क्वालिटी का मिलेगा। और जैसे हम सॉलिड फ्यूल में बात करते थे कैलोरीफिक वैल्यू की, तो यहाँ पे क्योंकि हम लिक्विड फ्यूल की बात कर रहे हैं तो लिक्विड फ्यूल में होता है ऑक्टेन नंबर। जैसे ही हमने गैसोलीन का स्ट्रक्चर चेंज करा, मॉडिफाई किया, तो उसका ऑक्टेन नंबर बढ़ जाता है। अभी हम आगे देखेंगे, ऑक्टेन नंबर को भी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अभी हमें बस इतना याद रखना है, अभी आप बस ये समझ लो कि जितना बेटर लिक्विड फ्यूल का ऑक्टेन नंबर होगा वो उतनी ही अच्छी क्वालिटी का फ्यूल होता है, उतनी ही अच्छी क्वालिटी का लिक्विड फ्यूल होता है, गैसोलीन होता है। तो यहाँ पे हमने ये रिफॉर्मिंग हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम ये चाहते हैं कि उसके स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करके, गैसोलीन के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करके हम क्या करें, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर लें। तो क्वालिटी को इम्प्रूव हमने एक तो थर्मल रिफॉर्मिंग से कर लेंगे। अब उससे भी और बेटर कौन सा है, कैटालिटिक रिफॉर्मिंग, क्योंकि इसमें हम कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं। तो जब कैटलिस्ट यूज करेंगे और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हम ये करते हैं, कैटालिटिक रिफॉर्मिंग हम करते हैं 430 डिग्री टू 5 अप्रोक्सीमेटली 550 डिग्री सेंटीग्रेड, इतने टेम्परेचर पे कैटालिटिक रिफॉर्मिंग होती है। तो रिफॉर्मिंग तो दोनों में सेम है, यानी कि मॉडिफिकेशन तो एक ही दोनों में हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हम कैटलिस्ट नहीं ले रहे और यहाँ पे हम कैटलिस्ट ले रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको कैटालिटिक रिफॉर्मिंग कह रहे हैं। अब इसकी कुछ रिएक्शंस हैं और वो रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट नंबर की रिएक्शन है। अब यदि जैसे मैं कह रही हूँ कि ऑक्टेन नंबर बढ़ाते हैं हम इसमें, उसके स्ट्रक्चर में कुछ मॉडिफिकेशन करके,
तो मॉडिफिकेशन जब हम करते हैं तो ऑक्टेन नंबर बढ़ जाता है। तो अब वो रिएक्शन कौन सी है? फर्स्ट रिएक्शन है डीहाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोएल्केन। अब जो ऑक्टेन नंबर बढ़ता है वो कैसे बढ़ता है? पेट्रोल की हम बात करते हैं यानी कि गैसोलीन की हम बात करते हैं और उसका यदि हमें ऑक्टेन नंबर बढ़ाना है, इसीलिए तो हम मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। तो यदि उसमें लीनियर कंपाउंड ज़्यादा है तो उसको हम ब्रांच में करेंगे, ब्रांच है तो साइक्लिक में करेंगे, साइक्लिक है तो एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट करेंगे। तो एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं उनका सबसे ज़्यादा ऑक्टेन नंबर होता है। तो हम कोशिश ये करते हैं कि यदि साइक्लिक कंपाउंड है यानी कि उसमें जो हमने गैसोलीन लिया है उसमें उसके स्ट्रक्चर में तो मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, तो ये जो साइक्ल उसके अंदर जो साइक्लोहेक्सेन यदि ज़्यादा है यानी कि साइक्लिक कंपाउंड ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, उसका डीहाइड्रोजनेशन करेंगे। तीन जो इसमें से वाटर ये एच हाइड्रोजन है वो निकल रहे हैं जिसकी वजह से वो अब साइक्लोहेक्सेन जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, बेंजीन में। तो डीहाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोएल्केन, साइक्लोएल्केन ये है साइक्लोहेक्सेन, एक कोई हमने एग्जांपल ले लिया इसमें। और डीहाइड्रोजनेशन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो रिमूव हो रहा है इसलिए इसको डीहाइड्रोजनेशन कह रहे हैं। तो साइक्लोहेक्सेन में से जैसे ही हाइड्रोजन रिमूव हुआ तो वो बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा यानी कि ये बेटर क्वालिटी का हो गया, साइक्लिक से एरोमेटिक में कन्वर्ट हो गया तो इसका ऑक्टेन नंबर ज्यादा होगा, ठीक है, इंक्रीज हो जाएगा एज कंपेयर टू साइक्लिक वन। अब सेकेंड नंबर पे तो फर्स्ट रिएक्शन क्लियर हो गई, फिर सेकेंड है डीहाइड्रोसाइक्लाइजेशन। डीहाइड्रोसाइक्लाइजेशन का मतलब ये है कि जो हम इसमें लेंगे लीनियर कंपाउंड। अब लीनियर कंपाउंड है, इस लीनियर कंपाउंड को पहले तो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा साइक्लिक में और फिर साइक्लिक से हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा एरोमेटिक में, क्योंकि मैंने बताया है आपको ऑक्टेन नंबर जो होता है वो एरोमेटिक कंपाउंड का सबसे ज्यादा होता है और सबसे कम किसका होगा, लीनियर कंपाउंड का। लीनियर कंपाउंड लॉन्ग चेन जो होगी उसका ऑक्टेन नंबर सबसे कम होगा। तो ये जो नॉर्मल हेप्टेन हमने लिया है इसका ऑक्टेन नंबर 0 है और जब इसको हम इसका डीहाइड्रोसाइक्लाइजेशन, क्योंकि साइक्लाइजेशन भी हो रहा है, हाइड्रोजन तो रिमूव हो ही रहा है उसके साथ साथ साइक्लाइजेशन भी हो रहा है, इसलिए इसको बोल रहे हैं डीहाइड्रोसाइक्लाइजेशन। तो हाइड्रोजन रिमूव हुआ तो ये साइक्लिक में कन्वर्ट हो गया, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन बन गया, हेप्टेन जो है मिथाइल साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट हो गया यानी कि अब ऑक्टेन नंबर इंक्रीज हो गया। फर्दर इसको हम और क्या करेंगे, इसमें से हाइड्रोजन रिमूव करेंगे यानी कि डीहाइड्रोजनेशन होगा तो ये टॉलिन बन जाएगा। और अब यदि तीनों का हम ऑक्टेन नंबर कंपेयर करें तो इसका ऑक्टेन नंबर सबसे कम होगा, इसका थोड़ा और हाई होगा और इसका सबसे ज्यादा होगा क्योंकि ये एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया। अब इसकी दो रिएक्शन और है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब हम चलते हैं थर्ड टाइप की रिएक्शन, वो है हाइड्रोक्रैकिंग। हाइड्रोक्रैकिंग मतलब क्रैकिंग किसकी प्रेजेंस में हो रही है, हाइड्रोजन की प्रेजेंस में हो रही है। तो इसमें हमने लिया है नॉर्मल डेकेन। नॉर्मल डेकेन को हम जब क्रैक करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन और जो हम कैटलिस्ट ले रहे हैं वो है प्लैटिनम, तो इसको हाइड्रोक्रैकिंग का मतलब हाइड्रोजन इसमें इन्वॉल्व है, तो हाइड्रोजन के को हम इसमें ऐड करेंगे और प्लैटिनम की प्रेजेंस में ये हाइड्रोक्रैकिंग हो रही है। तो नॉर्मल डेकेन जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्रैकिंग हो रही है ना, तो क्रैकिंग में क्या होगा, नॉर्मल डेकेन से नॉर्मल पेंटेन बन जाएगा यानी कि लॉन्ग चेन जो कंपाउंड है वो शॉर्टर चेन में चेंज हो जाएगा। इसमें क्या हो रहा है, क्रैकिंग। तो बिगर मॉलिक्यूल को स्मॉलर मॉलिक्यूल में हम कन्वर्ट करते हैं तो क्या उस केस में ऑक्टेन नंबर बढ़ जाता है। जैसा मैंने आपको बताया कि लॉन्ग चेन जो है वो उसको हम कन्वर्ट करते हैं शॉर्टर चेन में। यदि शॉर्टर चेन है यानी कि स्मॉल कंपाउंड है तो उस स्मॉल लीनियर कंपाउंड को हम कन्वर्ट करते हैं साइक्लिक में या फिर ब्रांच्ड में, और यदि ब्रांच्ड कंपाउंड है तो हम साइक्लिक में कन्वर्ट करते हैं, साइक्लिक को हम एरोमेटिक में कन्वर्ट करते हैं। तो यदि हम लॉन्ग चेन कंपाउंड से लेके
एरोमेटिक तक हम देखें तो ऑक्टेन नंबर कंटिन्यूअसली बढ़ता रहेगा। तो सबसे कम ऑक्टेन नंबर किसका होगा? लॉन्ग चेन कंपाउंड का। और सबसे ज्यादा ऑक्टेन नंबर किसका होगा? एरोमेटिक कंपाउंड का। तो सबसे पहले लॉन्ग चेन, फिर उसके बाद शॉर्ट चेन यानी कि स्मॉलर मॉलिक्यूल, फिर जो स्मॉल मॉलिक्यूल है उसको हम कन्वर्ट करेंगे ब्रांचिंग में, स्मॉल लीनियर मॉलिक्यूल उसको हम चेंज करेंगे ब्रांचिंग में, तो ऑक्टेन नंबर बढ़ जाएगा। और बेटर हमें करना है तो ब्रांचिंग कंपाउंड को हम कन्वर्ट करें साइक्लिक में, साइक्लिक को एरोमेटिक में, और फाइनली हमारा जो सबसे ज्यादा ऑक्टेन नंबर होता है वो किसका होता है? एरोमेटिक कंपाउंड का। ठीक है, तो ये थर्ड रिएक्शन क्लियर हो गई। अब फोर्थ टाइप की रिएक्शन है, इसमें हम क्या कर रहे हैं? लीनियर कंपाउंड को ब्रांचिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो अगेन जब ये लीनियर कंपाउंड है, इस लीनियर कंपाउंड का जो ऑक्टेन नंबर होगा, अब उसको ज्यादा करने के लिए, ऑक्टेन नंबर को बढ़ाने के लिए इस स्ट्रक्चर में हम मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। और वो मॉडिफिकेशन क्या है कि लीनियर कंपाउंड से हम ब्रांचिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं। किसकी प्रेजेंस में कन्वर्ट कर रहे हैं? एल्यूमिनियम क्लोराइड, और टेम्परेचर कितना है? 200 डिग्री सेंटीग्रेड। उसको हम बोलते हैं आइसोमराइजेशन। लीनियर कंपाउंड हमने लिया यहाँ पे नॉर्मल हेक्सेन। ये नॉर्मल हेक्सेन एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे ब्रांचिंग में कन्वर्ट हो जाता है। कौन सा कंपाउंड बनता है? 2-मिथाइल पेंटीन। नॉर्मल हेक्सेन 2-मिथाइल पेंटीन में कन्वर्ट हो जाता है, ब्रांच कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका जो ऑक्टेन नंबर है वो इंक्रीज हो जाता है। इस तरीके से ये जो 4 रिएक्शन है, जब एग्जाम में आएगा रिफॉर्मिंग ऑफ गैसोलीन, तो ये चारों रिएक्शन आपको देनी है। इसमें से एक रिएक्शन भी छोड़नी नहीं है। सब लोग इस रिएक्शन को नोट कर लो, इसकी फोटो ले लो। ठीक है, तो फर्स्ट टू सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये चारों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्मल रिफॉर्मिंग कई बार ना पूछे, लेकिन कैटालिटिक रिफॉर्मिंग या इस तरीके से पूछा जाता है कि हाउ टू मॉडिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ गैसोलीन और एक्सप्लेन रिफॉर्मिंग ऑफ गैसोलीन। राइट शॉर्ट नोट ऑन रिफॉर्मिंग ऑफ गैसोलीन। तो क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है, तो उस केस में लैंग्वेज चेंज होगी, बट ये उसका आंसर एक ही होगा। ये 4 रिएक्शन, डिहाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोएल्केन, डिहाइड्रोसाइक्लाइजेशन, थर्ड हाइड्रोक्रैकिंग, फोर्थ इज आइसोमराइजेशन। ठीक है, तो ये रिफॉर्मिंग ऑफ गैसोलीन है। सबको क्लियर हो गया होगा। अब मैं बात करती हूँ इस गैसोलीन के अंदर जो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से जो हमें गैसोलीन मिलती है, उस गैसोलीन में क्या होता है? कुछ अनवांटेड इम्प्योरिटीज होती हैं जो बहुत हार्मफुल होती है एपरेटस के लिए। यदि एज इट इज हम उस इम्प्योर गैसोलीन को यूज में ले लेंगे तो वो कहीं ना कहीं एपरेटस को खराब करेगा। तो अब हम देखने वाले हैं कि उस गैसोलीन को जो हमें फ्रैक्शनेटिंग कॉलम से मिला था, अलग हमने सेपरेट किया था, उस गैसोलीन में कौन कौन सी इम्प्योरिटी है और उसको हम सेपरेट कैसे करें। उसे हम कहते हैं रिफाइनिंग ऑफ गैसोलीन, क्योंकि गैसोलीन को हम रिफाइन कर रहे हैं, प्योर कर रहे हैं, उसमें से इम्प्योर कंपाउंड निकाल रहे हैं। और वो इम्प्योर जो कंपाउंड, जो इम्प्योरिटीज हैं, वो मेनली सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स होंगे। एक तो सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स होंगे और दूसरा ऑलिफिन्स की वजह से भी होगा। तो इम्प्योरिटीज 2 वजह से हैं, एक तो है सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स की वजह से और दूसरा है ऑलिफिन्स। तो ये दोनों को ही हम कैसे रिमूव करेंगे, वो प्रोसेस होता है रिफाइनिंग ऑफ गैसोलीन। तो रिफॉर्मिंग के बाद है रिफाइनिंग ऑफ गैसोलीन, जिसमें कि हम कुछ ऐसे इम्प्योरिटीज होती हैं गैसोलीन में जिनको रिमूव करना जरूरी होता है। और वो इम्प्योरिटीज जो होती हैं वो मेनली सल्फर की वजह से होती है, सल्फर कंपाउंड्स की वजह से होती है। और जब इन सल्फर कंपाउंड्स को हम रिमूव कर देते हैं गैसोलीन से, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्वीटनिंग। जैसे कि अब ऐसा नहीं है कि सल्फर रिमूव होने के बाद वो गैसोलीन मीठा हो गया है, ऐसा नहीं है, बट उस प्रोसेस को, क्योंकि सल्फर की होने की वजह से उसमें एक खराब स्मेल आती है, और जब ये सल्फर रिमूव हो जाता है तो वो स्मेल गायब हो जाती है। तो जब वो खराब स्मेल नहीं आ रही,
उस प्रोसेस को, वो प्रोसेस जो कि उस स्मेल को रिमूव करता है, सल्फर कंपाउंड को रिमूव करता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्वीटनिंग मेथड। ठीक है, तो रिमूवल ऑफ सल्फर कंपाउंड फ्रॉम गैसोलीन, दैट प्रोसेस इज नोन एज स्वीटनिंग। अब रिमूवल ऑफ उसके, अब उसमें से क्या क्या चीजें हम रिमूव करते हैं, थोड़ी H2S भी होती है तो उस H2S को भी हम रिमूव करते हैं। अब ये सल्फर को रिमूव, हर जितने भी हमने प्रोसेस देखे उसमें हमने देखा सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड को रिमूव करना जरूरी होता है, क्योंकि जो सल्फर जो कंपाउंड होते हैं इसका नेचर कैसा होता है, कोरोसिव नेचर होता है, तो ये एपरेटस को खराब कर देगा। इसलिए H2S और उससे रिलेटेड जो भी सल्फर कंपाउंड्स हैं उनको हम रिमूव करते हैं। और जब ये सारे सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स रिमूव हो जाते हैं तो गैसोलीन में कोई भी खराब स्मेल नहीं आती, एक अजीब सी स्मेल जिसको हम स्मेल नहीं कर सकते, तो उसको वो स्मेल चली जाती है। और जब वो स्मेल चली जाती है तो जो गैसोलीन है वो अच्छी क्वालिटी का हो जाता है, बेटर हो जाता है, और इसीलिए इस प्रोसेस को हम कह रहे हैं स्वीटनिंग प्रोसेस, स्वीटनिंग मेथड। अब उसके लिए हम रिएक्शन देखेंगे, जैसे सोडियम प्लम्बाइड प्लस जो ये है हमने लिया है गैसोलीन, तो इसके साथ जब रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, लेड मर्केप्टाइड। और ये लेड मर्केप्टाइड एक फिक्स क्वांटिटी, एक सफिशिएंट क्वांटिटी की सल्फर, एक सफिशिएंट क्वांटिटी के सल्फर की प्रेजेंस में क्या करता है, रिएक्शन करता है और लेड सल्फाइड बनाता है और डाई सल्फाइड बनाता है। ठीक है, सल्फर की प्रेजेंस में स्मॉल क्वांटिटी में हम सल्फर ऐड करके इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं डाई सल्फाइड में, डाई सल्फाइड प्लस लेड सल्फाइड और बनता है। तो ये जो लेड सल्फाइड बनता है ना, ये लेड सल्फाइड तो हम फिल्ट्रेशन से रिमूव कर लेते हैं, और जो ये डाई सल्फाइड बना ये शो करता है कि जो प्रोसेस है वो स्वीटनिंग प्रोसेस है, और अब जो सल्फर है उसमें से रिमूव हो चुकी है, और जो गैसोलीन है अब वो प्योर हो चुका है। ये डाई सल्फाइड ये इंडिकेट करती है कि स्वीटनिंग प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो चुका। ठीक है, जैसे डाई सल्फाइड बन जाएगा इसका मतलब है जो स्वीटनिंग प्रोसेस है, जो रिमूवल मेथड था, जो हम सल्फर को रिमूव कर रहे थे, वो प्रोसेस कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो ये रिएक्शन कई बार रिफाइनिंग ऑफ गैसोलीन पूछा जाता है तो उसमें ये रिएक्शन हमें लिखनी होती है, ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, रिफाइनिंग ऑफ गैसोलीन, तो उसमें ये रिएक्शन लिख सकते हैं। उसके अलावा और क्या हम इसमें से रिमूव कर रहे हैं, ऑलिफिन्स भी मैंने बताया था कि ऑलिफिन्स भी हम रिमूव करते हैं, तो जिससे कि वाटर जो गैसोलीन है वो कंप्लीटली प्योर हो जाए, और उसको हम जिस भी एपरेटस या जनरली हम व्हीकल्स में यूज करते हैं, तो यदि हम व्हीकल में पेट्रोल यूज कर रहे हैं उसमें इम्प्योरिटी होगी तो सोचो वो व्हीकल कैसा हो जाएगा, खराब हो जाएगा। इसलिए हमें सल्फर कंपाउंड्स H2S और उससे रिलेटेड जो भी सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड जितने भी हैं उनको रिमूव करेंगे। और दूसरा जो कंपाउंड है, दूसरे जो कंपाउंड्स हैं वो है ऑलिफिन्स। ऑलिफिन्स को हम रिमूव करेंगे, कैसे रिमूव करेंगे, उसमें कुछ ऑलिफिन्स भी प्रेजेंट होते हैं, उनको भी हम रिमूव करेंगे। और किससे रिमूव करेंगे, 80% कोल्ड H2SO कोल्ड लेंगे, H2SO4 से जैसे ही रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, एल्कोहल और एस्टर बनेगा, और ये एल्कोहल और एस्टर पॉलीमराइज होके क्या बना देगा, टार बना देगा। एल्कोहल और एस्टर मिलके पॉलीमराइज होके क्या बना देगा, टार। और ये जो टार है इसको हम इजीली रिमूव कर सकते हैं फिल्ट्रेशन मेथड से। ठीक है, तो ऑलिफिन्स को भी हमने रिमूव कर लिया, H2SO4 से ट्रीट किया, और जैसे ही ट्रीट किया तो एल्कोहल और एस्टर बन गए, और ये एल्कोहल और एस्टर पॉलीमराइज होके टार में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, जिसको हम फिल्ट्रेशन से इजीली रिमूव कर सकते हैं। तो ये हो गया रिफाइनिंग ऑफ गैसोलीन। ठीक है, तो सबको समझ में आ गया होगा रिफाइनिंग ऑफ गैसोलीन में क्या करना है। अब हम नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं
नॉकिंग एंड ऑक्टेन नंबर। जो अभी इससे पहले वाले टॉपिक में ऑक्टेन नंबर कहीं आ रहा था, तो ऑक्टेन नंबर क्या होता है लिक्विड फ्यूल में। जब भी हम लिक्विड फ्यूल की बात करते हैं कि कौन सा अच्छा लिक्विड होगा, कौन सा अच्छा वाला लिक्विड फ्यूल हम लें, तो उसका ऑक्टेन नंबर देखते हैं। और ऑक्टेन नंबर का मतलब होता है कि सबसे ज़्यादा उसमें एरोमेटिक कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड, ब्रांच्ड कंपाउंड होने चाहिए। तो जिस भी लिक्विड फ्यूल में ब्रांच्ड, साइक्लिक और एरोमेटिक कंपाउंड ज़्यादा होंगे उसका ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होता है। तो ये अब हम आगे देखने वाले हैं। अब हम समझेंगे कि नॉकिंग क्या होता है। नॉकिंग का मतलब क्या है, रेटलिंग ऑफ साउंड। तो ये नॉकिंग एंड ऑक्टेन नंबर, इसको हम साइमल्टेनियसली पढ़ेंगे कि ये होता क्या है। तो जो नॉकिंग है ये रेटलिंग ऑफ साउंड। रेटलिंग ऑफ साउंड मीन्स कि जैसे कोई भी व्हीकल यदि स्टार्ट होता है और उसमें यदि हमने पुअर क्वालिटी का फ्यूल लिया है तो वो क्या करेगा, आवाज़ करता हुआ काम करेगा। और वो किस तरीके से उसमें आवाज़, जैसे बहुत तेज़ी से आवाज़ आएगी क्योंकि हमने पुअर क्वालिटी का फ्यूल लिया है। इसका मतलब ये हुआ कि उसमें जो हमने जो उसमें कंपाउंड्स प्रेजेंट है वो कंपाउंड्स कैसे हैं, वो कंपाउंड्स हैं होने चाहिए ब्रांच्ड, साइक्लिक, एरोमेटिक कंपाउंड होने चाहिए। और उसमें ज़्यादातर कंपाउंड्स कौन से होंगे, लीनियर कंपाउंड होंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लिक्विड फ्यूल जो है वो अच्छी क्वालिटी का कब कहलाएगा, जब उसमें ज़्यादातर एरोमेटिक कंपाउंड हो या फिर ब्रांच्ड कंपाउंड हो, साइक्लिक कंपाउंड हो, तभी वो लिक्विड फ्यूल जो होगा वो अच्छी क्वालिटी का फ्यूल होगा। और उसकी वजह से क्या हो सकता है, ऑक्टेन नंबर उसका बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे हम जब किसी व्हीकल में, स्पेशली हम यहाँ पे ले रहे हैं आईसी इंजन। ये जो मैंने डायग्राम बनाया है, पहले तो इसकी आप फोटो ले लो क्योंकि ये कुछ बुक्स में दे नहीं रखा ये डायग्राम, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस पे एक क्वेश्चन आता है, डिफाइन, एक्सप्लेन नॉकिंग एंड ऑक्टेन नंबर। तो तब आपको ये चारों जो है डायग्राम बनाने पड़ेंगे। ये आईसी इंजन का डायग्राम है और एक ही है, ये आईसी इंजन एक ही है, लेकिन उसमें कौन कौन से स्ट्रोक्स होते हैं। आईसी इंजन यानी कि इंटरनल कंबशन इंजन। इंटरनल कंबशन इंजन जो है वो स्टार्ट कैसे होता है, तो उसको हमने इसमें 4 स्ट्रोक्स में बता रखा है। और उसमें हम बताएंगे कि ये नॉकिंग कैसे होती है। जब हम पुअर क्वालिटी का फ्यूल लेते हैं तो उस केस में नॉकिंग होती है। नॉकिंग का मतलब जैसे हम नॉक करते हैं गेट को, वैसे ही इसमें जब हम पुअर क्वालिटी का लिक्विड फ्यूल लेते हैं तब क्या होता है कि बहुत तेज़ी से उसमें आवाज़ आती है और उस आवाज़ को ही हम बोलते हैं नॉकिंग। ठीक है। अब इसमें आईसी इंजन है, ये आईसी इंजन हमने ले रखा है। ये है स्पार्क प्लग जहाँ से कंबशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। कि आईसी इंजन स्टार्ट कैसे होता है, तो ये सेंटर में तो इसका स्पार्क प्लग दे रखा है और इसके अंदर हम जो फ्यूल ले रहे हैं, फ्यूल प्लस एयर मिक्सचर, ये दोनों चीज़ें हम जैसे ही इसके अंदर लेते हैं तो ये जो है ये पिस्टन नीचे की डायरेक्शन में मूव करता है। ये जैसे हमने मिक्सचर लिया तो ये नीचे, ये एरो मैंने नीचे की तरफ दे रखा है तो ये पिस्टन नीचे की तरफ आता है। और ये जो क्रैंक और शेफ्ट है ये इधर की इसकी दीवार की तरफ मूव करने लग जाता है। तो ये फर्स्ट जो स्ट्रोक है, सबसे पहले तो हमने क्या किया, फ्यूल ऐड किया। तो वो स्ट्रोक कौन सा हो गया, इनटेक स्ट्रोक। इनटेक स्ट्रोक जिसमें हमने फ्यूल और एयर मिक्सचर लिया है आईसी इंजन में। आईसी इंजन मीन्स आई फॉर इंटरनल, सी फॉर कंबशन और इंजन है तो इंटरनल कंबशन इंजन। इंटरनल कंबशन इंजन में मैंने फ्यूल और एयर मिक्सचर लिया तो ये क्या होगा, पिस्टन नीचे की तरफ मूव करेगा। ये मैंने एरो दिखा रखा है। अब बात आती है फिर क्या होगा, इनटेक स्ट्रोक हो गया। अब जैसे ही इनटेक स्ट्रोक हुआ तो ये अब पिस्टन वापस ऊपर की तरफ मूव करेगा, प्रेस करेगा इस एयर मिक्सचर को। तो इस एयर मिक्सचर और फ्यूल को कंप्रेस करेगा और वो जब कंप्रेस करेगा तो क्या होगा, वो स्ट्रोक क्या हो जाएगा, कंप्रेशन स्ट्रोक। ठीक है, कंप्रेशन स्ट्रोक जिसमें कि पिस्टन ऊपर की तरफ जा रहा है। तो जैसे ही वो प्रेस करेगा मिक्सचर को तो ये स्पार्क प्लग के कांटेक्ट में आ जाएगा
और जैसे ही स्पार्क प्लग के कांटेक्ट में आएगा तो कंबशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि इंजन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब जैसे ही इंजन स्टार्ट होता है तो ये जो कंप्रेशन स्ट्रोक है और पावर स्ट्रोक, जैसे इसने कंप्रेस किया, ये पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा तो ये पावर प्लग के कांटेक्ट में आते ही कंबशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और ये वापस से नीचे की तरफ आएगा, तो उसको हम बोलते हैं पावर स्ट्रोक। और ये जो है शाफ्ट, इसकी मूवमेंट की, ये जो मूवमेंट है इस तरीके से मूवमेंट हो रहा है। पहले जब ये ऊपर जा रहा था तो ऊपर की ये जो है इसकी डायरेक्शन, जो शाफ्ट की जो डायरेक्शन है वो किस तरफ है, क्लॉकवाइज, और फिर एंटी क्लॉकवाइज, फिर पावर स्ट्रोक में वापस से क्लॉकवाइज हो गई। अब फोर्थ केस में क्या होगा, जब कंबशन प्रोसेस हो रहा है तो उस केस में अब इंजन जो है स्टार्ट हो चुका है तो गैस रिलीज होगी और वो जो गैसेस एग्जॉस्ट होगी वो कहाँ से जाएगी, यहाँ से बाहर निकल जाएगी। इसका एक एंड और होगा तो वहाँ से, इस वाले एंड से बाहर निकल जाएगी। यहाँ से तो हमने फ्यूल और मिक्सचर लिया, इधर से तो फ्यूल और मिक्सचर लिया था, ये पावर प्लग है, और इधर से बाहर निकल जाएगी एग्जॉस्ट गैसेस लिख देंगे हम यहाँ पे। जो गैसेस है वो बाहर जैसे ही पूरा प्रोसेस होगा तो गैसेस रिलीज होंगी और वो ये हमें शो करता है कि कंबशन प्रोसेस हो रहा है और आईसी इंजन स्टार्ट हो चुका है। अब व्हीकल में भी हम देखें, व्हीकल में भी क्या होता है, व्हीकल में भी यही होता है, हम जैसे ही किक लगाते हैं तो किक उसमें ऑलरेडी पेट्रोल है, तो इसमें हमने यहाँ पे लिया है फ्यूल, उसमें व्हीकल में ऑलरेडी पेट्रोल होता है, तो ये इनटेक स्ट्रोक हो गया। फिर उसके बाद जैसे ही हमने उस पर जो स्कूटर है या कोई और व्हीकल है तो उसमें जैसे ही हमने किक लगाया तो क्या होगा, कंप्रेस किया, कंप्रेस करते ही वो पावर प्लग के कांटेक्ट में आता है, यानी कि कंप्रेस करते ही पावर स्ट्रोक आ जाता है। तो कंप्रेशन स्ट्रोक और पावर स्ट्रोक बहुत जल्दी से ही होता है। और उसके बाद हमने देखा है कि वो जो गैसेस रिलीज होती हुई दिखती है तो इसका मतलब है वो स्टार्ट हो जाता है। जैसे स्कूटर स्टार्ट हुआ तो दूसरे साइड से एग्जॉस्ट गैसेस हमें दिखती है। तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक व्हीकल स्टार्ट होता है, बिल्कुल उसमें आईसी इंजन में भी ऐसे ही चार चीजें होती हैं। पहले के जो स्कूटर होते थे उसमें तो लिखा हुआ भी होता था 4 स्ट्रोक, तो वो चारों स्ट्रोक यही होते थे। तो आईसी इंजन जो है स्टार्ट कैसे होता है, वो 4 स्टेप्स में होता है, इनटेक स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक एंड एग्जॉस्ट स्ट्रोक। ये चारों स्ट्रोक आपको लिखने हैं जब नॉकिंग पूछी जाएगी, ठीक है। तो अब यदि इसमें सोचो ये सारी चीजें हो गई हैं, तो यदि वो जो हमने फ्यूल लिया है, ये जो हमने फ्यूल लिया ये पुअर क्वालिटी का लिया, उसमें ज्यादातर कंपाउंड कैसे प्रेजेंट है, लीनियर कंपाउंड प्रेजेंट है, ब्रांच्ड साइक्लिक एरोमेटिक कम है, तो उस केस में क्या होगा, ये जो शाफ्ट है ये तेजी से इससे टकराएगा, इसकी वॉल से टकराएगा, आईसी इंजन की वॉल से टकराएगा और क्या करेगा, आवाज करेगा, बहुत तेज उसमें आवाज होगी और आवाज करता हुआ ही वो काम करेगा। इसका मतलब है हमने पुअर क्वालिटी का फ्यूल लिया था जिसकी वजह से नॉकिंग हो रही है, ठीक है। और नॉकिंग आवाज ऐसी होगी जैसे कोई हथौड़ा मार रहा है, तो इतनी खराब आवाज होगी। तो यदि हम खराब क्वालिटी का फ्यूल लेते हैं तो सोचो यदि कंटिन्यूअसली इस पे कोई हथौड़ा, कंटिन्यूअसली यदि ये शाफ्ट इस पे दीवार पे, इसकी जो आईसी इंजन की जो दीवार है उस पर कंटिन्यूअसली यदि आवाज करता हुआ उस पर टच होगा तो क्या होगा कि ये जो दीवार है, ये जो वॉल है इसकी खराब हो जाएगी, आईसी इंजन खराब हो जाएगा। जो भी हम इसी तरीके से यदि व्हीकल में हमने पुअर क्वालिटी का लिया है फ्यूल तो क्या होगा, व्हीकल भी खराब हो सकता है, ठीक है। अब इसके बाद हम एक फॉर्मूला देखेंगे, और यदि अच्छी क्वालिटी का लिया है तो ये आईसी इंजन बहुत अच्छे से काम करेगा। तो अब एक फॉर्मूला है वो मैं लिखने वाली हूँ, कंप्रेशन रेशियो। ये फॉर्मूला है, कंप्रेशन रेशियो इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस एट द एंड ऑफ इनटेक स्ट्रोक। इनटेक स्ट्रोक को कई बार कुछ बुक्स में सक्शन स्ट्रोक भी दे रखा है, ठीक है। तो इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि उसमें तो इनटेक स्ट्रोक दे रखा था और यहाँ पे तो सक्शन स्ट्रोक दे रखा है।
तो सक्शन स्ट्रोक और इनटेक स्ट्रोक एक ही चीज है। तो वॉल्यूम ऑफ गैस एट द एंड ऑफ इनटेक स्ट्रोक अपॉन वॉल्यूम ऑफ गैस एट द एंड ऑफ कंप्रेशन स्ट्रोक, जितना हमने फ्यूल लिया था और उसके बाद उस फ्यूल को कंप्रेस जब हमने किया, कंप्रेशन जब प्रोसेस हुआ तो कितना फ्यूल कंज्यूम हुआ, वो जो फ्यूल कंज्यूम हुआ लास्ट में फ्यूल कितना बचना चाहिए, ज़्यादा बचना चाहिए, कम बचना चाहिए, जितना हमने लिया और अब जो बचेगा वो कितना बचेगा, कम बचना चाहिए। जितना कम से कम यहाँ पे वैल्यू होगी उस फ्यूल की, अमाउंट जो फ्यूल का होगा जितना कम होगा, यानी कि पूरा अच्छे से यूटिलाइज हुआ है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एरोमेटिक कंपाउंड थे, इसलिए वो प्रोसेस बहुत अच्छे से हुआ है। तो उस केस में क्या होगा, ये कंप्रेशन रेशो ज़्यादा होगा। तो ये वैल्यू कम होनी चाहिए, और ये तो जितने हमने फ्यूल लिया है अपॉन बाद में कितना बचा, कितना फ्यूल लिया और जब वो प्रोसेस कंबशन प्रोसेस हुआ उसके बाद कितना फ्यूल बचा, तो वो कितना बचना चाहिए, कम से कम ही बचना चाहिए। ज़्यादा फ्यूल तो यूटिलाइज होना चाहिए, उसमें जो इम्प्योरिटी इन द सेंस कि जो लीनियर कंपाउंड है वो कम से कम होनी चाहिए। तो तभी ये जो है कंप्रेशन रेशो जो आएगा वो ज़्यादा आएगा, और यदि कंप्रेशन रेशो तभी उसमें ज़्यादा आएगा, और यदि कंप्रेशन रेशो ज़्यादा आएगा इसका मतलब है कि जो आईसी इंजन है वो मोर एफिशिएंटली काम कर रहा है। कंप्रेशन रेशो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्किंग ऑफ आईसी इंजन और एफिशिएंसी ऑफ आईसी इंजन। तो आईसी इंजन ज़्यादा एफिशिएंट कब होगा, जब कंप्रेशन रेशो ज़्यादा आएगा। कंप्रेशन रेशो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी ऑफ आईसी इंजन। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये हमें, और ये रेशो क्या है, ये फॉर्मूला, ठीक है, कितना लिया और लास्ट में बचा कितना, उसका रेशो। अब बात आती है ऑक्टेन नंबर। अब कई बार क्या होता है कि जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ऑक्टेन नंबर पूछा जाता है, तो भी हमें वो चारों स्ट्रोक्स बताने हैं, क्योंकि उस स्ट्रोक से हमें पता लग जाएगा आईसी इंजन में जो चारों स्ट्रोक बताने हैं वो जब वो बताओगे तो ये ऑक्टेन नंबर को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे। ऑक्टेन नंबर जो होता है वो पेट्रोल के लिए होता है, डीजल के लिए नहीं होता। डीजल के लिए जस्ट अपोजिट चीज़ होती है, उसके लिए सीटेन नंबर होता है जो आप आगे देखेंगे। तो ऑक्टेन नंबर जो है वो हम पेट्रोल का देख रहे हैं। तो पेट्रोल में जो मॉलिक्यूल होने चाहिए, जो कंपाउंड होने चाहिए, स्ट्रेट चेन कंपाउंड सबसे कम होने चाहिए, और ब्रांच और जो एरोमेटिक कंपाउंड है, साइक्लिक कंपाउंड है, वो ज़्यादा होनी चाहिए। क्योंकि ऑक्टेन नंबर जो है इसका स्ट्रेट चेन का ऑक्टेन नंबर सबसे कम होता है, और जैसे जैसे हम ओलिफिन, फिर साइक्लोपैराफिन, ब्रांच कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड तक हम जाते हैं तो ये ऑक्टेन नंबर बढ़ता रहता है। ऑक्टेन नंबर एक्चुअली नाम ऑक्टेन आया कहाँ से, साइंटिस्ट ने ये देखा कि कुछ फ्यूल, उसने लिक्विड फ्यूल देखे अलग अलग टाइप के, तो किसी का तो कोई तो बहुत अच्छे से कंबशन प्रोसेस में पार्ट ले रहा है, और कुछ जो है वो प्रॉपर तरीके से मतलब स्मूथ फंक्शन नहीं हो रहा, स्मूथली कंबशन प्रोसेस नहीं हो रहा। इसका मतलब उसने ये देखा कोई ना कोई ऐसा कंपाउंड है जिसकी वजह से ये चीज़ हो रही है। तो जब उसने टेस्ट किया तो ये पता लगा आइसो ऑक्टेन, जिस फ्यूल कंबशन प्रोसेस में सबसे अच्छे से कंबशन प्रोसेस जिसमें सबसे अच्छे से हो रहा था, हमने उसको जैसे आईसी इंजन में लिया या किसी और उसमें ले लिया हमने व्हीकल में, तो क्या होगा कि वो बहुत अच्छे से काम कर रहा है। तो उसने अलग अलग टाइप के फ्यूल लिए और टेस्ट किए, तो जो बहुत अच्छे से काम कर रहा था, जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी, उसमें आइसो ऑक्टेन सबसे ज़्यादा पाया गया। तो उसी को रेफरेंस ले लिया उसने, उसी को रेफरेंस लेते हुए उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको नाम दे दिया ऑक्टेन नंबर, कि ये जो है साइक्लिक एरोमेटिक ब्रांच कंपाउंड जिसमें है वो जो फ्यूल है वो सबसे अच्छी क्वालिटी का फ्यूल है। तो ये ऑक्टेन नंबर वहाँ से आया, आइसो ऑक्टेन से। आइसो ऑक्टेन जितने ज़्यादा फ्यूल में थे वो उसका ऑक्टेन नंबर उतना ही ज़्यादा था, वो उतनी अच्छी क्वालिटी का था, तो उसी के नाम से उसने ऑक्टेन नंबर रख दिया।
ठीक है। तो अब यदि नॉकिंग और ऑक्टेन नंबर में हम कोई रिलेशन देखें, क्या रिलेशन है, तो नॉकिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑक्टेन नंबर। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमने आईसी इंजन की फंक्शनिंग देखी थी उसमें जितनी ज़्यादा आवाज़ हो रही है उसका ऑक्टेन नंबर उतना ही कम है, और जितनी कम नॉकिंग होगी इसका मतलब क्या हुआ, नॉकिंग कम हो रही है यानी कि ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यदि ये ज़्यादा है तो ये कम होगा और ये कम है तो ये ज़्यादा होगा। इसका मतलब ये होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो आवाज़ कम करता हुआ यदि आईसी इंजन काम कर रहा है, इसका मतलब है कि उसमें जो ऑक्टेन नंबर है, जो फ्यूल का जो ऑक्टेन नंबर है वो ज़्यादा है, क्योंकि उसमें ब्रांच्ड एरोमेटिक कंपाउंड ज़्यादा है। और यदि वो बहुत ज़्यादा आवाज़ करता हुआ काम कर रहा है, आईसी इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन या व्हीकल बहुत ज़्यादा आवाज़ करता हुआ काम कर रहा है, तो इसका मतलब है वो कैसा है, उसमें ऑक्टेन नंबर जो है वो जो फ्यूल का जो ऑक्टेन नंबर है वो कैसा है, कम है। कम का मतलब क्या हुआ, ब्रांच और एरोमेटिक कंपाउंड उसमें कम है। ठीक है। अब उसके बाद जो है हम देखेंगे कि इसको कम कैसे कर सकते हैं। इसको कम करने के लिए मान लो आवाज़ ज़्यादा हो रही है, तो हम क्या करें, इस नॉकिंग को कम करने के लिए, आवाज़ उसमें कम हो उसके लिए हम क्या करें, तो उसके लिए हम ये करेंगे, ये नॉकिंग जो है कम हो उसके लिए हम कोई एंटी नॉकिंग एजेंट ले लेंगे। क्या लेंगे, एंटी नॉकिंग एजेंट। एंटी वर्ड से मतलब कि नॉकिंग को कम कर रहा है, ऐसा एजेंट, ऐसा कंपाउंड ले जो कि आवाज़ कम करे। अब क्योंकि फ्यूल तो हमने ले लिया व्हीकल में, आईसी इंजन में ले लिया, अब उसको बाहर निकालेंगे, उससे अच्छा है उसके अंदर हम ऐसा कुछ कंपाउंड डाल दे जो कि क्या करे, जो भी लीनियर कंपाउंड ज़्यादा थे उन लीनियर कंपाउंड को वो क्या करे, ब्रांचिंग में कन्वर्ट कर दे, ब्रांच्ड कंपाउंड बना दे। तो हम यहाँ पे हमने जो एंटी नॉकिंग एजेंट लिया है वो टेट्रा इथाइल लेड लिया है, टेट्रा इथाइल लेड। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है कि गिव एंटी नॉकिंग एजेंट, व्हाट इज एंटी नॉकिंग एजेंट एंड गिव वन एग्जांपल। तो एंटी नॉकिंग एजेंट क्या होता है, विच डिक्रीजेस द नॉकिंग इन द आईसी इंजन। एंड एग्जाम्पल हम दे देंगे टेट्रा इथाइल लेड। ठीक है। तो ये जैसे ही हम उसमें आईसी इंजन में वो डालते हैं तो क्या होता है, ये टेट्रा इथाइल लेड क्या करता है, उन लीनियर कंपाउंड के साथ ब्रांचिंग कर देता है, और जैसे ही ब्रांचिंग करेगा तो क्या होगा, इसका ऑक्टेन नंबर बढ़ जाएगा, इसका ऑक्टेन नंबर क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है। ये सबको क्लियर हो गया कि कैसे नॉकिंग और ऑक्टेन नंबर एक दूसरे से रिलेटेड है। अब हम बात करते हैं सीटेन नंबर की। बस सीटेन नंबर में जस्ट अपोजिट है। सीटेन नंबर में क्या होता है, मैं आपको यहीं पे बता देती हूँ। ये देखो, ये जो चीज है ये मैं इसका जस्ट रिवर्स करने वाली हूँ। सीटेन नंबर ये होता है डीजल के लिए। ठीक है। तो सीटेन नंबर जो है ये होता है डीजल के लिए। तो सीटेन नंबर का मतलब, अब जो हमने पढ़ा ना कि ऑक्टेन नंबर के केस में तो क्या होता है कि ब्रांचिंग ज़्यादा होनी चाहिए, एरोमेटिक कंपाउंड ज़्यादा होने चाहिए, इसका जस्ट अपोजिट है। सीटेन नंबर होता है डीजल के लिए, और इसीलिए कहा जाता है कि यदि पेट्रोल की गाड़ी है तो उसमें डीजल ना डलवाया जाए, और यदि डीजल की गाड़ी है तो उसमें पेट्रोल ना डलवाया जाए, क्योंकि दोनों की प्रॉपर्टी अलग है। अब इसकी प्रॉपर्टी अलग कैसे है, डीजल के लिए क्या होता है कि लीनियर कंपाउंड ज़्यादा होने चाहिए, जितने ज़्यादा लीनियर कंपाउंड होंगे तो उसमें क्या होगा, वो उतना ही अच्छे से काम करेगा, उतना ही उसका जो सीटेन नंबर है वो ज़्यादा होगा, और उतनी ही उसमें कम आवाज़ होगी। तो सीटेन नंबर है लीनियर कंपाउंड्स के लिए कि जितने ज़्यादा उसमें लीनियर कंपाउंड है वो जो व्हीकल है वो उतना ही अच्छा काम कर रहा है, और इसमें एरोमेटिक कंपाउंड कम होने चाहिए, जस्ट अपोजिट हो गया। और ये डीजल के लिए होता है।
ठीक है। तो इसमें लीनियर कंपाउंड ज़्यादा होने चाहिए, तो लीनियर कंपाउंड होंगे तो आवाज़ कम होगी, और वो जो जिस भी व्हीकल में हम यूज़ कर रहे हैं उसमें स्पेशली इस चीज़ का हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि वो डीजल की गाड़ी है क्या। यदि पेट्रोल की है तो हमें डीजल नहीं डालना, और यदि डीजल की गाड़ी है तो पेट्रोल नहीं डालना। तो ऑक्टेन नंबर और सीटेन नंबर दोनों अपोजिट हैं। ऑक्टेन नंबर में हमें ब्रांच कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड ज़्यादा चाहिए होते हैं, और सीटेन में हमें लीनियर कंपाउंड ज़्यादा चाहिए होते हैं फ्यूल के अंदर। फ्यूल मतलब डीजल, इसीलिए पेट्रोल और डीजल दोनों की प्रॉपर्टी अलग होती है। ठीक है, तो ये सबको समझ में आ गया होगा। और ये जो मैंने आज टॉपिक बताया नॉकिंग, ऑक्टेन नंबर, सीटेन नंबर, इसमें से एक टॉपिक, इसमें जो शॉर्ट नोट आता है, शॉर्ट क्वेश्चन नहीं, शॉर्ट नोट आता है, राइट शॉर्ट नोट ऑन नॉकिंग एंड ऑक्टेन नंबर, या राइट शॉर्ट नोट ऑन सीटेन नंबर। तो चीज़ें वही हैं, उसमें हमने वो डीजल के लिए होगी। तो ये सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दी है, डायग्राम भी आपको बता दिया, तो बहुत अच्छे से आप लोग करना। अब मैं जो नेक्स्ट क्लास में आपको बताने वाली हूँ गैशियस फ्यूल के बारे में बताऊंगी कि गैशियस फ्यूल जो होता है उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू और हाई होती है, लिक्विड फ्यूल से भी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये आज हमारा कंप्लीट हुआ है लिक्विड फ्यूल। So thank you students.